मुझे याद आता है फर्स्ट ईयर के बाद जब छुट्टियां हुई तो सब लोग अपने घर जा रहे थे, तो पहली बार जो छात्र थे उन्होंने मुझे बिहारी कहना शुरू किया कि बिहारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके मन में भावना कुछ और ही है। तो बड़ा मन कचोटा। इतिहास से कैसे प्रेरणा लिया जाए, इस बात पर जब मैंने चिंतन किया, परिवर्तन कैसे करूं। कोई राजनेता तो मैं हूं नहीं, कोई बड़ा नेता भी नहीं हूं, कोई बड़ा वैसे पद पर भी नहीं हूं जिसमें मैं बहुत परिवर्तन कर सकता हूं। उस समय जब आज की भांति न प्रौद्योगिकी थी न संचार के माध्यम थे, देखो आज भी नमस्कार मित्रों, मैं विकास वैभव 2003 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। बिहार में पोस्टेड हूं। वर्तमान में बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। मेरी कहानी कभी कभी सुनने में बड़ी अजीब लगती है। पढ़ने के बाद आईआईटी कानपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। वहाँ से फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और जब सफल हुआ, आज पुलिस में हूँ। बचपन में जब छोटा था तो कभी सपने में भी शायद मैंने सोचा नहीं होगा कि कभी पुलिस में आऊँगा, बिहार में एक पुलिस पदाधिकारी बनकर घूमूंगा, गोलियां चलेंगी जो 6 इंच से निकलेंगी और बिल्कुल जंगल में घूमता हुआ रात में भटकता रहूँगा। कहानी जो शुरू हुई, कहीं न कहीं उसमें इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब छोटा था, सभी बच्चों की तरह मैं भी इतिहास की पुस्तकों को पढ़ता था और जब पढ़ता तो मन कल्पना में चला जाता उस समय में जब कभी ऐसा इतिहास ने देखा होगा। और बिहार का हूँ, मुझे याद आता है बिहार में ही था, करीब 8वीं कक्षा में था जब पहली बार नालंदा गया। उससे कुछ दिनों पहले तक एक गांव में गया था और गांव में मैंने जब बच्चों से बातचीत की तो मैंने देखा किसी के पास कोई दृष्टि नहीं है। सब लोग परीक्षाएं पास करने के लिए यत्न कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा प्रयास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि उनकी जगह पर कोई और बच्चे परीक्षा लिख देंगे और वो पास हो जाएंगे। कुछ बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएंगे। उसी के बाद जब नालंदा पहुंचा तो वहाँ पर गाइड ने बताया कि पूरे विश्व से अलग अलग स्थानों से लोग लंबी यात्राएं करके तब आते थे जब मार्ग नहीं थे, इस प्रकार के जैसे आज हैं, संचार के माध्यम नहीं थे और न ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सुगमता से व्यक्ति यात्रा कर सके। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नालंदा तक चीन से पहाड़ी रास्तों से होते हुए लोग आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, इत्यादि देशों से आते थे। कौन सा बिहार था वो जिसमें हमारे पूर्वज ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके थे। उस समय नालंदा के बाद कुछ समय के लिए बरौनी में रहा। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम किया करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनकी पोस्टिंग हो गई भोपाल। जब पिताजी भोपाल गए तो पहली बार जो छात्र थे उन्होंने मुझे बिहारी कहना शुरू किया। तो शुरू में तो बड़ा अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ऐसी अनुभूति हुई कि बिहारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके मन में भावना कुछ और ही है, तो बड़ा मन कचोटा। तब और लगा कि और परिश्रम करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि एक जिस बिहार के बारे में एक प्रकार की कल्पना ये रखते हैं वो कैसा है, उसका एक वाहक बनकर मैं सिद्ध करूं। अपनी कक्षा में टॉपर्स में मैं रहा और निश्चित ही जिसको वो बिहारी उस भावना से कहते थे, उन्हें दिखा कि एक बिहारी क्या कर सकता है। आगे जाकर उस भावना ने और प्रबल रूप ग्रहण करना शुरू किया। आसपास जब मैंने देखना शुरू किया, आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू की और मुझे लगा कि उस समय सबसे अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए। ट्रेजेडी तब हुई जब पूरी परीक्षा देकर मैं निकला, सो रहा था, अगले दिन उठा तो पता चला प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं और लीक का केंद्र बिहार था। तो बिहार कहाँ, नालंदा की बात करते हैं, विक्रमशिला की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, दर्शनों की बात करते हैं, और वर्तमान में जो हो रहा था मुझे भी प्रभावित कर रहा था। प्रश्न पत्र से लीक से प्रभावित हुआ, बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुई, लेकिन मन में था कि कुछ करना है। परीक्षा दी, आईआईटी पहुँचे। जब आईआईटी पहुँचे तो पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली के बाद फिर हो गई, फिर से बरौनी। मुझे याद आता है फर्स्ट ईयर के बाद जब छुट्टियां हुई तो सब लोग अपने घर जा रहे थे, लेकिन मुझे घर से कहा गया कि आप वहीं रुकेंगे, कानपुर से बाहर नहीं आएंगे। कारण क्या था सुनेंगे तो मुझे भी उस समय बड़ा असमंजस हुआ था, आपको भी होगा। पकड़ के शादियां होती थी। तो बिहार की जो व्यवस्था थी
उसमें एक प्रतिभावान छात्र जिसमें प्रतिभा थी वह भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने में असमर्थ था, ऐसा मुझे लगा। तो बड़ी पीड़ा हुई। फिर मुझे लगा कि चलो ये तो होगा, विदेश चले जाएंगे, कोई अच्छी नौकरी कर लेंगे, बड़े अच्छे से कमाएंगे, कभी कभी फिर बिहार निश्चित आएंगे, जड़ तो कटेगा नहीं। लेकिन तब मन में यह द्वंद्व होता कि यदि चले गए, लौट के जब भी आएंगे तो मन ये प्रश्न जरूर करेगा कि भाई तुमने क्या किया, जब समस्या सामने थी तुम क्या कर सकते थे, तुम तो चले गए। बदलेगा कौन, परिवर्तित कौन करेगा इस पूरे परिस्थिति को जो हर व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित करती है कि चाहे न चाहे वो प्रभावित होता है। तो क्यों ना कुछ किया जाए। उसी प्रेरणा ने मेरे मन में वो इच्छा शक्ति को जन्म दिया कि अब परिवर्तन कैसे करूं। कोई राजनेता तो मैं हूं नहीं, कोई बड़ा नेता भी नहीं हूं, कोई बड़ा वैसे पद पर भी नहीं हूं जिसमें मैं बहुत परिवर्तन कर सकता हूं। और जब देखता तो ऐसा लगता कि भाई अगर कोई बहुत बड़ा नेता बनना हो तो संभव है आपका ऐसी कोई पृष्ठभूमि होनी चाहिए, आप किसी वैसे परिवार से संबंध आपका होना चाहिए, बहुत पैसे होने चाहिए। लेकिन ये दूसरी तरफ यूपीएससी है जिसमें अगर आप परिश्रम करते हैं तो बहुत कम उम्र में ही आप एक ऐसे पद पर पहुंच सकते हैं जिसमें आप वास्तव में लोगों के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। मैंने देखा कि इसमें कहीं किसी पैरवी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जब करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उसी भाव को मन में लेकर मैंने बिल्कुल पढ़ना शुरू किया जब आईआईटी में था 3rd ईयर में, और निकलते निकलते बहुत अच्छा सौभाग्य रहा। सेकेंड अटेम्प्ट में 2003 में मैं सिलेक्ट हो गया, 2002 की परीक्षा थी, और जब इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुआ तो कैडर बिहार मिला। बचपन के उस स्वप्न को, उस द्वंद्व को लिए जब बिहार आया तो मेरी पहली पोस्टिंग एक एसपी के रूप में, सिटी एसपी पटना के रूप में हुई, जिसमें पूरे पटना के अपराध को मैंने देखा। बहुत नज़दीक से मैंने देखा किस प्रकार अपराधी काम करते हैं। और उसके बाद मेरी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग एसपी बगहा के रूप में हुई। सदियों से अपराध की परंपरा चल रही थी। नाम लोग बोलते थे मिनी चंबल। क्यों बोलते थे? अनेक डकैत गिरोह थे जो लोगों का अपहरण किया करते थे, और अपहरण केवल वैसा नहीं जो पटना में मैंने देखा था। अपहरण फ़ोन पे फिरौती भी नहीं मांगी जाती थी, बाकायदा चिट्ठी आती थी जिसमें लिस्ट बनी होती थी कि कितने बोरे अनाज चाहिए, कितने मुर्गे चाहिए, कितने और भी चीज़ें चाहिए, चांद मार्का की लुंगियाँ चाहिए, और साथ में नीचे मुहर लगा रहता था जय माँ दुर्गे बिहार सरकार गैंग का नाम। तो बड़ी अजीब परिस्थिति थी। एक समानांतर सरकार पूरे दियारे में चल रही थी, और एक व्यक्ति तो क्या, कई बार पूरी बस को भी किडनैप कर लिया जाता था। परिवर्तन कैसे हो, इस बात पर मैंने जब देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, चिंता से अलग चिंतन करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि सदियों से ये परंपरा चल रही है, अगर तोड़ना होगा तो कुछ अलग करना होगा। पहली बार जब किडनैपिंग हुई थी, मुझे याद है उस समय पुलिस मुख्यालय को जब मैंने बताया कि किडनैपिंग हुई है तो कहा गया चिंता की बात नहीं है, बगहा में ऐसा होता रहा है। लेकिन मन परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिहार आया था। मुझे लगता था मेरी पोस्टिंग तो आज हुई है, आज जो मैं कर सकता हूं निश्चित मुझे प्रयास करना चाहिए। तब मैंने देखा किस प्रकार किया जाए। डकैत बहुत समय से चल रहे थे, उनकी अपनी व्यवस्था बन चुकी थी, सबके परिवार भी थे जो पंचायत चुनाव भी लड़ते थे, कुछ तो यहाँ तक कि विधानसभा तक में चुनाव लड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। बहुत ऐसी संगठन चल रही थी जिसमें परिवार आराम से रहती थी, खेती भी होती थी, और अपनी खेती तो करते ही थे। बहुत लोगों के खेत पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, और सरकारी खेतों पर भी कब्जा चल रहा था जिसमें गन्ना लगाया करते थे। हम लोगों ने उस दहशत को मिटाने के लिए सबसे पहले मजदूरों को बाहर से लाया और एक शिविर स्थापित किया जिसमें गन्ने की कटाई शुरू हुई, और सरकारी खजाने में पैसा जमा करना हम लोगों ने शुरू किया। आर्थिक रीढ़ टूटी, डकैतों को निश्चित क्षति हुई, पूरे दियारे में छापामारी चल रही थी, कई मारे भी गए, पकड़े भी गए। लेकिन फिर भी मुझे लगा समस्या कुछ समय के लिए अवश्य शिथिल होगी, लेकिन समाप्त नहीं होगी। इतिहास से कैसे प्रेरणा लिया जाए, इस बात पर जब मैंने चिंतन किया तो डकैतों के परिवारों से बातचीत करने के लिए हम लोगों ने पुलिस वालों को भेजा। जब भी बात होती वहाँ तो लोग कहते कि यहाँ तो अपराध वाल्मीकि के समय से चल रहा है। उसमें मैंने कहा कि भाई वाल्मीकि को यदि आप याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? यदि वे रत्नाकर रहे होते और केवल जो करते थे वही कर रहे होते तो भला विश्व क्या उन्हें याद करता? आज यदि हम वाल्मीकि को याद करते हैं तो
तो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन का निर्णय लिया, और निर्णय लेते हुए रत्नाकर से वाल्मीकि बने, रामायण की रचना हुई, संपूर्ण विश्व उन्हें एक आदर्श के रूप में मानता है, जानता है। अपने परिवार के जो आपके भाई बंधु हैं, इनके मन में भी क्यों ना ऐसी प्रेरणा डालो कि भाई कुछ ऐसा करो कि विश्व तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए याद करे। ये करते रहोगे तो कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ करते हो तो लोग याद रखेंगे कि चंपारण की भूमि ने फिर एक परिवर्तन देखा जब रत्नाकर वाल्मीकि बने। इस बात को जब हम लोगों ने उनसे बात की, परिवर्तन हुआ। पहले एक ने आत्मसमर्पण किया, दो ने किया, और करते करते जब 26 हो चुके थे तो उस समय जो आत्मसमर्पण था बिहार के सबसे बड़े अपराधी का था। जहां किडनैपिंग्स कभी 50 साल में होती थी, कभी 100 होती थी, 2008 में 0 की संख्या पर आ गई थी, केवल उस प्रेरणा से जो इतिहास ने जगाया था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास की परिस्थिति उस समय और विषम थी। उग्रवादी पूरी तरह से उस जिले में प्रभावी थे, पुलिस की गश्ती प्रभावित थी, अनेक थानों पर आक्रमण हो चुके थे। वर्ष 2007 में ही राजपुर बघेला नाम के 2 थानों को उड़ा दिया गया था, काफ़ी लोग शहीद हुए थे। हमेशा ये श्रृंखला चल रही थी। 2006 में डीएसपी तक शहीद हुए थे, जो पटना से बहुत दूर नहीं, विक्रमगंज में पदस्थापित थे। चल रहा था, एक दहशत का माहौल था। लेकिन जब मैं रोहतास जा रहा था तो मन में रोहतास दुर्ग का स्मरण आ रहा था कि एक समय ऐसा था जब पूरे पूर्वी भारत की वह राजधानी रही थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, मुगलों के समय जब अकबर सम्राट थे, राजा मान सिंह गवर्नर थे इस पूरे क्षेत्र का, जिसमें आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश इत्यादि सम्मिलित हैं। उस रोहतास को जब मैंने देखा तो मुझे और समझने का अवसर मिला कि क्या करना चाहिए। जब पहली बार पहाड़ी पर गया तो एक नज़दीकी एनकाउंटर भी हुआ जिसमें बहुत बाल बाल बचे, लेकिन मन में संकल्प था कि कुछ करना चाहिए। तो पहली बार तो जैसे पुलिस वाले सोचते हैं उसी प्रकार से क्षेत्र को कैसे डोमिनेट किया जाए, ऑपरेशन विध्वंस चला। गांव-गांव में जाकर हम लोगों ने उसी क्रम में बातचीत शुरू की। तब जाना कि इस रोहतास किले को सभी आदिवासी जो मुख्य रूप से पहाड़ों पर रहते थे, खरवार थे, उरांव थे, अपने उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं, उनकी श्रद्धा है। उस रोहतास के बारे में जब हम लोगों ने बात शुरू की तो हम लोगों ने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया कि भाई जब तुम्हारे पूर्वज ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे उस समय, जब आज की भांति न प्रौद्योगिकी थी न संचार के माध्यम थे, देखो आज भी दुर्ग अवस्थित है, प्रेरित कर रहा है। लेकिन ऐसा वातावरण क्यों है, इतनी अशांति है कि पर्यटक तो आप छोड़ दीजिए, अपने जिले के लोग भी दुर्ग को देखने नहीं आ पाते हैं। धीरे धीरे जब बातचीत शुरू हुई, उग्रवादियों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि यदि इनसे उनके विरोध में बातें करेंगे तो बातें कहीं जाएंगी नहीं। हम लोगों ने प्रेरणा करने वाली बातें उनसे प्रारंभ की, उनके पूर्वजों का स्मरण कराया और बताया कि उन्हीं के तो तुम वंशज हो, जब ऐसे यशस्वी तुम्हारे पूर्वज थे तो तुम में क्या कमी है, क्यों ना अपने उस इच्छा शक्ति को दिखाओ, प्रकट करो जो कभी तुम्हारे पूर्वजों ने प्रकट किया था। और जब इस प्रकार की बातें होने लगी तो हमने देखा कि जहां पुलिस को सूचनाएं नहीं मिल रही थी, उग्रवादियों के विरुद्ध अपने आप सूचनाएं आने लगी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि इन्हीं उग्रवादियों की वजह से अशांति है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। और जब लोग जुड़ते हैं, साथ में हम मिलकर चलते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रोहतास कभी इतनी आसानी से उग्रवाद से मुक्त होगा, लेकिन जब इतिहास की प्रेरणा जगी, उसने बिल्कुल शांति का वातावरण उत्पन्न कर दिया। आज आप रोहतास की पहाड़ियों पर आराम से घूम सकते हैं, जहां कभी चुनाव नहीं हुआ था। 2009 में पहली बार चुनाव हुआ और 26 जनवरी 2009 रोहतास किले पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। उससे पहले किसी को उसकी सुध नहीं थी, डर से लोग जाते नहीं थे, और राष्ट्रीय अवसरों पर 15 अगस्त 26 जनवरी पर उग्रवादियों द्वारा काले झंडे लहराए जाते थे। लेकिन जब लोग मिले, इतिहास से प्रेरणा जगी, तो 2009 से श्रृंखला चल रही है। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी पर रोहतास किले पर गौरव के साथ भारत का तिरंगा लहराता है। परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव तब है जब हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक अलग नजरिए के साथ समस्याओं को देखेंगे। और जब समस्याओं को देखेंगे तो समाधान की कुंजी तो हमारे पास ही है। सामने जब समस्याएं दिखती हैं जो हमें उद्वेलित करती हैं, तो चिंता नहीं करें, चिंतन करें, स्मरण करें और विचारण करें क्या करना चाहिए वर्तमान में, जो भविष्य को बदल कर रखते। मिलकर निश्चित ही जिस भविष्य की हम कल्पना करते हैं, हम कर सकते हैं, जो हमारे इतिहास से बहुत ज़्यादा गौरवशाली होगा। लेकिन कुछ त्याग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मिलकर सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं, सहयोग करना होगा, चिंता नहीं, चिंतन करना होगा।
खुद प्रेरित होना होगा, प्रेरणा स्रोत बनना होगा। एक दिन आप प्रेरित हो गए, दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। तो आइए मिलकर एक दूसरे को हम प्रेरित करें और भविष्य में अपना योगदान दें। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार एक छोटी सी सोच को लेकर भी जब आप चलते हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है, हर व्यक्ति के साथ संभव है, क्योंकि असीम शक्ति हर व्यक्ति में है। मिलकर जब हम करेंगे तो जिस भारत का स्वप्न कभी हमारे पूर्वजों ने देखा होगा, हम मिलकर साकार कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं 2 चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियाँ जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।